संबंधित तमाम ऐसे महत्वपूर्ण छोटे छोटे चीज़ें हैं जिस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज उसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतिहास। जैसा कि आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास है क्या? इतिहास शब्द जो है यह संस्कृत का शब्द है। संस्कृत के 3 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। इति धन ह धन आस। इति धन ह धन आस। इसका तात्पर्य होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ, मतलब ऐसा निश्चित रूप से हुआ, यानी कोई घटना निश्चित रूप से घटी होगी, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास जो है यह हिंदी शब्द है अंग्रेजी भाषा का। इसे अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं और हिस्ट्री शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका शब्द से लिया गया है। यूनानी या ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है शोध से प्राप्त करना। शोध मतलब क्या होता है? रिसर्च करना, किसी चीज़ पे शोध यानी रिसर्च करना, गवेषणा करना, और उससे प्राप्त जो ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि इतिहास जो है वह अंग्रेजी का हिंदू रूपांतरण शब्द है और इसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, और हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा से हिस्टोरिका से लिया गया है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अब आगे हम इतिहास की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। इतिहास की परिभाषा क्या है? वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इतिहास की परिभाषा दी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषा को हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले E.H. कार महोदय के शब्दों में, यह ब्रिटेन के आधुनिक युग के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। E.H. कार का मानना है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। क्या? इतिहास जो है अतीत जो बीत चुका है, वर्तमान मतलब जो चल रहा है, इन दोनों के बीच एक अनंत संवाद है। इसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यह E.H. कार महोदय के शब्दों में। अगला बहुत बड़े विचारक जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, एक समाजवादी विचारक जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, जिन्हें साम्यवाद का जनक भी जाना जाता है। इन्होंने इतिहास का परिभाषा दिया है कि इतिहास जो है वह वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इतिहास क्या है? इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इनका मानना है कि पूरा समाज जो है 2 भागों में बटा है, एक बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो संघर्ष होता है उसी को यह क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम है J.B. ब्यूरी। वह कहते हैं इतिहास विज्ञान है, न कम है न ज्यादा। उनके कहने का तात्पर्य है कि इतिहास एक तरह से कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, वह एक विज्ञान है, न कम न ज्यादा। मतलब ये कि जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान क्या है? सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब द साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान करते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आएगा ही आएगा, 5 नहीं 4 ही आएगा। ये क्या है? ये क्रमबद्ध है। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या वो बनता है? पानी बनता है। तो ये क्या है? यह निश्चित है कि पानी बनेगा, यह निश्चित है कि 4 के बाद 5 आएगा। तो यह विज्ञान है। उसी तरह इतिहास भी विज्ञान है। आज इतिहास में नए नए तरीके के साइंस और टेक्नोलॉजी और नए नए चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, जिससे इतिहास कहानी कथा नहीं, इतिहास क्या है? विज्ञान है। ये J.B. ब्यूरी महोदय का परिभाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है, अगर इतिहास को ऐसे समझा जा सकता है कि इतिहास क्या है? वर्तमान को दर्शाता है। क्या करता है? जो आपका प्रेजेंट है वह दर्शाता है, वर्तमान को दर्शाता है, भूत को सचेत करता है और भविष्य को जीने लायक बनाता है। यानी कोई अगर घटना है, उस घटना के
तीन रूप हो सकते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान क्या करता है? दर्शाता है। भूत क्या करता है? उस घटना को से सीख लिया जाता है, आदमी अलर्ट हो जाता है, सचेत करता है। अब भविष्य को जीने लायक बनाता है। तो ये आपका हो गया इतिहास की परिभाषा। तमाम महत्वपूर्ण विद्वानों की ये इतिहास की परिभाषा है। अब आपने देखा इतिहास क्या है, इतिहास कैसे, किन किन शब्दों से मिलकर बना है, और इतिहास की परिभाषा देख लिया। अब अगला है कि इतिहास के पिता, इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता के बारे में ऐसा मानना है कि यूनान का एक प्रमुख विद्वान जिसका नाम है हेरोडोटस, यूनान का प्रमुख विद्वान जिसका नाम है हेरोडोटस, हेरोडोटस ने सबसे पहले 530 ईसा पूर्व 530 ईसा पूर्व सबसे पहले यूनान और रोम, सबसे पहले यूनान और ईरान के बीच, यूनान और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखने का काम किया, जिसके कारण एक विश्व का महान विचारक जिनका नाम है सिसरो, जिसका नाम है सिसरो, बहुत बड़े विचारक हैं, समाजशास्त्री हैं। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना। हेरोडोटस सबसे पहले यूनान और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को सबसे पहले सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लिखने का काम किया, और यही इतिहास की पहली प्रमाणिक ग्रंथ मानी जाती है। और इसी के कारण हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। यह घटना कब की है? 530 बीसी यानी 530 ईसा वर्ष पहले का घटना है। अब इसी क्रम में आगे जब पढ़ेंगे तो इतिहास में बार बार सन आता है, जिसे कहते हैं आप बीसी और एडी आपने देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन ये नहीं समझ में आता है बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। इतिहास में सनों का बड़ा महत्व है। तो आगे जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। ईसवी सन जैसे आपने देखा कि दुनिया में तमाम बड़े बड़े देश हैं। हर देशों में अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का सन और संवत अलग है, मुस्लिम धर्म का सन व संवत अलग है, ईसाई धर्म का सन व संवत अलग है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम पुराने राजा महाराजाओं ने अलग अलग सन व संवत को चलाया। लेकिन पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो वह एक अंग्रेजी कैलेंडर है। उस अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पूरी दुनिया में एक कैलेंडर चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ईसवी सन कहते हैं। ये ईसवी सन क्या है? ईसवी सन के बारे में मानना यह है कि ईसा के जन्म के समय से ही ईसवी सन की शुरुआत मानी जाती है। हम बार बार लिखते हैं फला ईसवी, फला ईसवी, फला ईसवी, उसी ईसवी की हम बात कर रहे हैं कि ईसा के जन्म के समय, ईसा मसीह जो है, जीसस क्राइस्ट जो है, वह ईसाई धर्म के क्या है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, और उन्हीं के जन्म को मान के इस सन को प्रारंभ किया गया। और ईसा के जन्म के पहले की घटना, ईसा के जन्म के जो पहले की घटना है, उसे कहते हैं ईसा पूर्व की घटना कहते हैं, और इसी को कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं? बीसी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के पूर्व की पहले की घटना। जैसे भारत के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो ईसा के पूर्व की पहली घटना क्या है? ईसा के पूर्व की पहली घटना क्या है? आपके भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो 2500 वर्ष पहले की यह सभ्यता है। ईसा से पहले की घटना है, यानी 2500 वर्ष पहले की घटना है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद आप आएंगे वैदिक सभ्यता माने आर्यों की सभ्यता, ये भी लगभग 1500 ईसा वर्ष पहले की घटना। उसके बाद आप आएंगे तो भगवान बुद्ध का जन्म, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये जितनी घटनाएं हैं ये ईसा के पहले की घटना है। यानी ईसा के जन्म की, अगर ये ईसा का जन्म हुआ तो ये जन्म के पहले की घटना है। इसी को क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। अब आता है एडी। एडी क्या है? एडी को कहते हैं
एन्नो डोमनी। इसका पूरा नाम क्या है? ये लैटिन शब्द है एन्नो डोमनी। एन्नो डोमनी का तात्पर्य होता है कि ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के बाद की घटना को ईसवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं, या इसी को एडी कहते हैं, एन्नो डोमनी। एन्नो डोमनी का तात्पर्य क्या हुआ? कि ईसा के जन्म के बाद, यानी ईसा के जन्म के बाद की घटना क्या है? जैसे ईसा के जन्म के बाद की घटना क्या है? भारत में गुप्त वंश का शासन आया, भारत में हर्षवर्धन का काल आया, मुस्लिम शासन आया, ये जितने काल हैं इसी को क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इसको जीरो मान लिया जाए, ईसा का जन्म जीरो मान लिया जाए, तो पहले की घटनाओं को बीसी कहते हैं और बाद की घटनाओं को क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ईसवी सन प्रारंभ हुआ। ईसवी सन को अन्य कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले इसे क्या बोलता है? सबसे पहले ईसा से पहले रोम का एक महान शासक होता था जिसका नाम था, रोम का एक महान शासक हुआ करता था। उसने क्या बोलता है? ईसवी सन के पहले जूलियस सीजर उसका नाम हुआ करता था, और उसने सबसे पहले जूलियन कैलेंडर चलाया। क्या चलाया? जूलियन कैलेंडर चलाया। ये ईसा के पहले की घटना है, जिसे जूलियस सीजर कहा जाता था। ये उसके पहले की घटना है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आपका आता है ईसा का जन्म होता है, और ईसा के जन्म के बाद पुनः इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और आप 1500 के आसपास देखते हैं कि एक पादरी होता है, एक बहुत बड़ा पादरी होता है जिसने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है, और उसका नाम था ग्रेगरी। क्या नाम था? ग्रेगरी। और जॉन ग्रेगरी के नाम पे आज वर्तमान में इसे कहते हैं ग्रेगेरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? ग्रेगेरियन कैलेंडर कहते हैं। इसी को हम बोलचाल की भाषा में ईसवी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया बीसी और एडी, जो पूरे दुनिया में क्या बोलता है, यही तिथि, यही कालक्रम माना जाता है, ईसा से पूर्व, ईसा से बाद। अब जैसे मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो मुस्लिम धर्म में जाएंगे, आगे आप लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो उसमें एक शब्द आता है बार बार, हिजरी। क्या आता है? हिजरी। तो इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ होता है? मक्का में होता है 570 ईस्वी में। कब होता है? 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। जन्म के पश्चात वो क्या बोलता है, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, और जिसमें मक्का में उनको सफलता नहीं मिलती है। अब मक्का के लोग मोहम्मद साहब को वहाँ से निकाल देते हैं। तो यह क्या बोलता है, 622 ईस्वी में मदीना जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मदीना। ये भी एक पवित्र स्थल है। मुसलमानों का दो पवित्र स्थल है, एक मक्का और एक मदीना, दोनों पे ये लोग हज करने जाते हैं। तो मदीना जब 622 ईस्वी में जाते हैं, तो जब मदीना में 622 ईस्वी में जाते हैं, उसी साल क्या बोलता है, हिजरी की शुरुआत हुई। यह हिजरी क्या है? मुसलमानों का एक पवित्र कैलेंडर माना जाता है। क्या है? हिजरी संवत। इसी तरह आप क्या बोलता है, जब भारत के परिदृश्य में आएंगे, तो भारत के परिदृश्य में आएंगे तो आपने सुना होगा विक्रम संवत। क्या सुना होगा? विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत यानी विक्रमादित्य ने सबसे पहले शकों को जब पराजित किया, उसी के उपलक्ष्य में भारत में ये विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रम संवत की शुरुआत हुई, और शकों का महान शासक जिसका नाम था कनिष्क था, कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो उसने शक संवत शुरुआत किया। तो हिंदू धर्म में ये दो प्रकार के कैलेंडर हैं, एक विक्रम संवत, एक शक संवत। मुसलमानों में हिजरी संवत, और ईसाइयों में क्या बोलता है, ईसवी चलता है। तो इस प्रकार के संवत होते हैं। बार बार ये संवत आपके सामने आएंगे, और तो इसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दिया। अब आगे हम चर्चा करेंगे, इतिहास पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास वर्तमान में आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन यह शुरुआत कहाँ से होता है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लिया जाए। शुरुआत कहाँ से शुरू होता है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल कहा जाता है।
प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या? प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, जिसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। मतलब पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य मतलब है कि पाषाण काल, मतलब जब सृष्टि का सृजन हुआ, मानव पृथ्वी पे आया, यानी जब मानव पृथ्वी पे आया तब से लेकर, पाषाण मतलब क्या होता है? स्टोन पीरियड। क्या होता है? स्टोन पीरियड, यानी मानव की जब उत्पत्ति थी, मानव असभ्य थे, बर्बर थे, जब कंदराओं और गुफाओं में रहते थे, जब उनको इस सांसारिक जीवन के बारे में पता नहीं था, वह नंगे रहते थे, शिकार करते थे, कच्चे मांस खाते थे, वह समय यानी 30 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा वर्ष के काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। 30 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और यह प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। मतलब प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल या स्टोन पीरियड है, इसको 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। मतलब पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल मतलब ये इतना लंबा जो खंड है, इसको 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण मतलब ये कि 30 लाख ईसा वर्ष पूर्व से लेके 8000 ईसा वर्ष पूर्व के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और मध्य पाषाण क्या है? 8000 ईसा वर्ष पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल 4000 ईसा वर्ष पूर्व से लेके 2500 वर्ष ईसा पूर्व के काल को कहते हैं नवपाषाण। जैसा आपने सुना होगा कि यही वह काल है जिसमें मानव ने सबसे पहले चाक का आविष्कार किया। यही वह काल है जब मानव को आग का आविष्कार किया, आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार से मानव क्या हुआ? मानव आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई। जैसे आपने सुना होगा कि हम किसकी संतान है? होमो सेपियन है। आधुनिक मानव कौन था? हमारे पूर्वज कौन है? होमो सेपियन है। तो वो जो कुशल मानव, वैज्ञानिक मानव जो था, आधुनिक मानव था, वह नवपाषाण काल के थे। उनको चाक का पहिया बनाया। चाक का जब पहिया बनाया तो उस पर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। उस पहिए को खड़ा करके उन्होंने घोड़ा गाड़ी बना दिया। घोड़ा गाड़ी बना दिया, उसमें घोड़ा लगा दिया, तो आने जाने का और सामान ढोने का काम करने लगे। और आग का आविष्कार हुआ। इसके पहले ये कच्चे मांस खाते थे, लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ तो वह पक्के मांस खाने लगे। लोहे का ज्ञान हुआ तो लोहे को पका के हथियार बनाना शुरू कर दिए। इसके पहले ये पत्थर के हथियार होते थे, लेकिन यहाँ से इनको लोहे के हथियार प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में कहा जाता है कि इस इतिहास के बारे में किसी प्रकार की लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है। कोई मानव ने न कोई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, कोई मानव ने किसी प्रकार का भवन बनाया, न कोई मानव ने किसी प्रकार का कोई स्मारक या भवन या किसी प्रकार की कोई चीज़ इस सभ्यता से नहीं प्राप्त होती है। मतलब ये कि ये ऐसा इतिहास है जिस इतिहास के बारे में है हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और न कोई किसी प्रकार का लिखित साधन है। लेकिन अभी हाल में तमाम ऐसी मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं जिन गुफाओं में क्या बोलता है, गुफाओं में यानी पहाड़ों को काट के गुफा बनाया गया है। उस गुफाओं में मानव रहते थे और मानव उन पहाड़ की दीवार जो है, उन दीवारों पे छोटे छोटे चित्र बनाए हैं। जैसे एक शिकारी हिरन या सुअर का शिकार करता है और वो लंबा सा नुकीला हथियार लिया है, जिसे ये लगता है कि किसी प्रकार का वो धारदार हथियार होगा, भाला टाइप का होगा, और उससे वह मछली या हिरन या सुअर को मारता है, आखेट करता है और मार के लाके उस गुफा में वह उसको खाते थे और उसी में रहते थे। तो
इस तरह की कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसे कार्बन डेटिंग सिस्टम से, एक वैज्ञानिक प्रणाली है जिससे एग्जैक्ट किसी चीज़ की तिथि को मापा जा सकता है, तो इससे अंदाज लगाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ अभी हमको मालूम नहीं है। तो इस नाते इस इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसा इतिहास है जिस इतिहास के बारे में कोई भी लिखित सामग्री हमको प्राप्त नहीं है। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक। अब आते हैं आद्यैतिहासिक। यह इतिहास जो है 2500 ईसा वर्ष पूर्व से लेके 600 ईसा वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं। भारत में इस तरह की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपने सुना होगा, सिंधु नदी के किनारे 2 प्रमुख नगर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भी सभ्यता कहते हैं। और ये वर्तमान में भारत के पश्चिम में पाकिस्तान में ये जगह क्या बोलता है, और ये बहुत ही दुनिया की विकसित सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका कालक्रम माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि 2500 वर्ष ईसा से लेके 1500 वर्ष ईसा की घटना है। और इस इतिहास की 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, लोथल गुजरात में बहुत बड़ी गोदी मिली। गोदी मतलब क्या, बंदरगाह टाइप का मिला। तो ये सारी चीजें मिली, खुदाई से तमाम मिट्टी के बर्तन और तमाम तरह के औजार प्राप्त हुए। तो यह सिंधु, ऐसा माना जाता है कि दुनिया की अति प्राचीन सभ्यताओं में से एक विकसित सभ्यता थी। यह किसके समकालीन थी? चीन की सभ्यता, इराक की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो ये भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बारे में तमाम साक्ष्य तो मिले, लेकिन इसके बारे में जो लिपि है, अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तमाम इसके अवशेष, भग्नावशेष और सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम क्या कहते हैं? यह सभ्यता है 2500 से लेकर 600 ईसा वर्ष पहले की घटना है। मतलब वैदिक सभ्यता मतलब जब भारत में सिंधु घाटी का पतन हुआ, अब भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ, और आर्य जब भारत में आए तो अपने साथ आर्य जब भारत में आए तो उत्तर भारत के पंजाब में इन्होंने शासन किया, और उत्तर भारत का ये जो पूरा एरिया हुआ करता था उसी को आर्यावर्त कहा गया। तो ये वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता मतलब क्या कि हमारे रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, स्मृतियाँ, आरण्यक, ये जितनी सारी चीजें हैं ये वैदिक सभ्यता में के द्वारा हमको पढ़ने को प्राप्त होता है। तो आद्यैतिक ऐतिहासिक काल में क्या होता है? आद्यैतिक ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता आती है और वैदिक सभ्यता आती है। अब नेक्स्ट आते हैं, तीसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। इस पीरियड में 600 BC से अब तक का इतिहास आता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास मतलब 600 BC से लेके 700 तक का इतिहास है, इसे प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। मध्यकालीन मतलब 700 से लेके 1707 तक का इतिहास जो है वो मध्यकालीन भारत है, और आधुनिक भारत जो है वो 1707 से लेके अब तक का इतिहास है। जैसे 600 से मतलब क्या हो गया कि भारत में महाजनपद काल आता है। उसके पश्चात भारत में बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, मौर्य वंश आता है, अशोक आते हैं। तो ये जो भी शासन काल है इसी को प्राचीन भारत कहते हैं। मध्यकालीन भारत में क्या होता है? राजपूतों को शासन से लेके सल्तनत काल और मुगल काल का जो शासन है इसे एक तरह से कह सकते हैं। जो मुस्लिम काल है उसी को क्या कह सकते हैं? मध्यकालीन भारत है। आधुनिक भारत को क्या कह सकते हैं? जब भारत में क्या बोलता है यूरोपियों का आगमन हुआ, चाहे वो पुर्तगाली के रूप में हुआ, चाहे वो डच या डेन या फ्रांसीसी या अंग्रेज के रूप में आए, और क्या बोलता है भारत उनका गुलाम बना। बाद में भारत में भारतीयों के द्वारा बड़े स्तर पे स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यानी जो अंग्रेजों का शासन काल है उसको हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो ये क्या बोलता है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसका हमने संक्षिप्त में आपको जानकारी दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं इतिहास के जानने के स्रोत। अभी तक तो आपने देखा इतिहास है कहाँ का, इतिहास कैसे बना, किन किन चीज़ों से मिलके बना,
ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने कर लिया। अब हम आते हैं इतिहास के जानने के स्रोत। किन किन सोर्सेज से हमको इतिहास की सही जानकारी का पता चलता है। मैंने पहले ही बताया कि इतिहास कहानी या कथा नहीं है। इतिहास, जैसा कि ब्यूरी महोदय ने कहा कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। इतिहास के जानने के स्रोत, इसके 3 स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या है कि भारत में जो भी विदेशी यात्री आए उनके द्वारा जो कुछ भी लिखी गई बायोग्राफी है उसको विदेशी यात्रियों का विवरण कहा जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब जितने भी आर्कियोलॉजी या खुदाई के से प्राप्त जो भी सारी चीज़ें होती हैं उन्हीं को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है? साहित्यिक स्रोत में 2 प्रकार के स्रोत आते हैं। पहला है धार्मिक स्रोत, दूसरा है लौकिक स्रोत। धार्मिक स्रोत से मतलब क्या है कि भारत में आर्यों का शासन था, तो आर्यों के द्वारा भारत में वेदों का सृजन किया गया। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये हमारे वेद हैं कि जो वेद जो क्या है, वेद को माना गया है ये अपौरुषेय है। तो ये वेद हिंदू धर्म का बड़ा पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो इन वेदों के द्वारा हमको इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। वेद के बाद क्या आता है? उपनिषद। उपनिषद भी महत्वपूर्ण हिंदुओं का ग्रंथ माना जाता है और इन उपनिषदों के माध्यम से जानकारी होती है। उपनिषद का तात्पर्य हो गया कि जो शिष्य होते थे अपने गुरु के पास जो कुछ भी बैठ के लिखते थे उसी को उपनिषद कहा जाता था। आरण्यक मतलब जो ऋषि महात्मा या संत टाइप के होते थे। आरण्यक मतलब होता है जंगल, जो जंगल में जिन्होंने कुछ भी लिखा धर्म के बारे में उसे आरण्यक कहा जाता है। पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें क्या है? धार्मिक स्रोत में आते हैं। ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं, ये धार्मिक स्रोत में आते हैं। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में इन दोनों धर्मों का उदय हुआ, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा भी बहुत कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो इनसे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी का पता चलता है, जैसा कि ये महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं और ये धार्मिक स्रोत के रूप में आते हैं। इसका दूसरा पार्ट है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में 2 चीज महत्वपूर्ण है। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब क्या होगा कि किसी राजा के समय में किसी भी राजा के समय में कोई रचना की गई, वह रचना है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा जीवनी ग्रंथ, यानी कोई बायोग्राफी लिखी गई उसे क्या कहते हैं? जीवनी ग्रंथ। तो इन चीज़ों से साहित्यिक स्रोत का पता चलता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वह है विदेशी यात्री। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से भारत दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में से एक देश माना जाता था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये अपने सभ्यता, संस्कृति और व्यापार के लिए जाना जाता था, जिसके कारण विदेश से तमाम ऐसे यात्री भारत में व्यापार करने के लिए भी आते थे और अध्ययन करने के लिए भी आते थे। उन लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला यूनानी या रोमन, दूसरा चीनी यात्री और तीसरा अरबी यात्री। यूनानी और रोमन में सबसे पहले, अभी जैसा कि उन्हें बताया कि हेरोडोटस ने जो इतिहास लिखा, उस इतिहास में जैसा कि हेरोडोटस भारत तो नहीं आया, लेकिन अपने संस्मरण में भारत के बारे में उसने लिखा, भारत और यूनान के व्यापार के बारे में उसने लिखा। क्या लिखता है? लिखता है कि यूनान के लोग अपने ऐश्वर्य के लिए भारत से काली मिर्च और सौंदर्य प्रसाधन की चीजों को मंगाते हैं और उसके बदले अपने कीमती स्वर्ण मुद्राएं भारत को भेजते हैं। ये अपने उस किताब में लिखा है। तो कौन लिखा? हेरोडोटस ने लिखा। उसके बाद मेगास्थनीज आया, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। उस इंडिका में भारत के शासन व्यवस्था, भारत में रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पहनावा, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखता है। उसके बाद एक प्रमुख व्यक्ति है टॉलमी, जिसने अपने
अपनी किताब ज्योग्राफी में टॉलमी ने भी लिखने का काम करता है, भारत से यूनान के व्यापार के बारे में लिखने का काम करता है। उसके बाद आता है प्लिनी भी अपने रचना में भारत के बारे में लिखने का काम करता है। तो ये विदेशी यात्री जो हैं जो भारत के बारे में, भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापार के बारे में लिखने का काम करते हैं, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत एक महत्वपूर्ण देश हुआ करता था। उसके बाद आप देखते हैं आते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्री में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ह्वेन-सांग भारत आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, और वह भारत में रह के वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और यहाँ पे काफी दिनों तक रह के भारत में शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति करता है। और तत्पश्चात तमाम जो भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें, किताबें, ग्रंथें थीं, उनको अनुवाद करके अपने साथ वो अपने देश लेके जाता है। ह्वेन-सांग, फाह्यान जो चंद्रगुप्त के समय में आता है, पुनः इत्सिंग आता है। इन्होंने भी अपनी प्रसिद्ध ग्रंथों में भारत के बारे में लिखने का काम किया है। इनके पश्चात तब भारत में अरबी यात्री आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अलबर्नी। अलबर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ हिंद या तहकीके हिंद में भारत के बारे में लिखने का काम करता था। अलबर्नी के बारे में कहा जाता है वह एक महान विद्वान, दार्शनिक महान विद्वान था, जिसने भारत में आया और भारत में आके संस्कृत का अध्ययन किया। अब संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करके उसने लिखने का काम किया। तत्पश्चात इब्न बतूता आया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और ये मोरक्को का निवासी था। इसने अपनी पुस्तक रेहला या आइन ए रेहला में भारत के दशा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को लिखने का काम करता है। तो पहला हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो गया विदेशी यात्री विवरण और अंतिम हो गया पुरातात्विक स्रोत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? जैसे अभिलेख मतलब होता है क्या है? अभिलेख उसे कहते हैं, जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अशोक के अभिलेख होते हैं, अशोक के अभिलेख हैं, समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं, हर्षवर्धन के अभिलेख हैं। जैसे आप लुम्बिनी में जाते हैं तो अशोक अपने शासनकाल में, लुम्बिनी को उस समय रुमनदेही कहा जाता था। अशोक जब लुम्बिनी जाता है, लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है तो लुम्बिनी जाता है तो वहाँ पे उसने एक शिलालेख बनवाया है, लाल बलुआ पत्थर को शिलालेख बनाया है, जिसपे वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जिससे पता चलता है कि अशोक अपने शासन काल में लुम्बिनी आया था। आप दिल्ली के मेहरौली में जाएंगे, कुतुब मीनार के बगल में मेहरौली है, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि 2500 वर्ष पहले लोहे का एक पिलर है, जिस पिलर पे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऐसा माना जाता है वह अशोक का लेख है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और अभी तक वो 2500 वर्ष से वह धूप, हवा, गर्मी, आंधी, तूफान सारी चीज़ों को झेलते हुए अभी तक वह वैसे ही है और आज तक जंग नहीं लगा, जिससे पता चलता है कि भारत के लोगों को स्टेनलेस स्टील का ज्ञान था और वह लोहा स्टेनलेस स्टील है जो अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। तो इस तरह के तमाम अभिलेख अशोक के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के मिलते हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो उनके शासन के बारे में सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। अभिलेख। दूसरा क्या है? मुद्रा यानी सिक्का कई प्रकार के हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, कांसे का भी हो सकता है, तांबे का हो सकता है। तमाम तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों पे राजाओं के चित्र होते हैं। चित्रों को देखने से पता चलता है कि उनके हेयर स्टाइल कैसे हैं, वो कपड़े कैसे पहनते थे, कानों में कुंडल, तमाम तरह के हार और सारी चीज़ों को उन सिक्कों पे अंकित किया गया है। साथ ही उस पे देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वो धार्मिक हैं। साथ ही उसके एक तरफ पशु पक्षी जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, यानी वो उनके राज की पशु रहे होंगे। तो ये मुद्राओं से भी तमाम तरह के इतिहास जानने को मिलता है। और उसके बाद आता है स्मारक। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कैसे पता चलता है कि खुदाई से विशाल स्नानागार मिला, यानी एक साथ काफी लोग स्नान कर सकते थे।
अन्नागार मिला, जहाँ पे बड़े स्तर पे अनाज का गोदाम मिला। यानी इससे पता चलता है कि उस जमाने में काफ़ी बड़े स्तर पे चावल गेहूं भारत में होता रहा होगा। जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, तमाम सारी चीज़ें स्मारक के रूप में भारत में आज भी मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि इन इतिहास के बारे में। और अंतिम आता है चित्रकला या मूर्तिकला। चित्रकला, मूर्तिकला, जैसे तमाम प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल की तमाम चित्रकला और मूर्तिकला के चित्र मिलते हैं। उन चित्रों के माध्यम से भी इतिहास को जानने को हम अच्छी तरीके से उसको जान सकते हैं। तो इस तरह इतिहास के जानने के स्रोत में साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री विवरण और पुरातात्विक स्रोत, इन स्रोतों से हमको इतिहास को जानने को मिलता है। और यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है, जिस वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा हम इतिहास को कहानी न मानकर एक तरह से इतिहास को हम विज्ञान ही मानते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और कल नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।